तो ये अपना ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट का सेकेंड लेक्चर है। चलिए बात स्टार्ट करते हैं। हमने बात कर ली थी ईस्टर्न हाईलैंड की। लास्ट लेक्चर में हमने बात किया था ईस्टर्न हाईलैंड। तो जो ईस्टर्न हाईलैंड है यानी कि हम यहाँ की बात कर रहे हैं, ये जो लोकेशन है, ये जो विंड्स आती हैं इनको एक रोक लेता है, बैरियर का काम करता है। इस बैरियर की वजह से इस वाले रीजन में रेनफॉल नहीं हो पाती है। तो ये वाला जो रीजन रहता है ये कैसा रह जाता है, ड्राई रह जाता है। तो ये रीजन है कि यहाँ पे हॉट डेजर्ट टाइप क्लाइमेट मिलता है। फिर अगली बात इंपॉर्टेंट है कि जो नॉर्दर्न कोस्टल रीजन है यानी कि यहाँ वाला रीजन, हम यहाँ की बात कर रहे हैं स्पेशली ये। तो ये वाला जो रीजन है यहाँ पे मिलता है मॉनसून टाइप क्लाइमेट, यानी कि रेनफॉल यहाँ कब होगा, समर में होगा। रेनफॉल कब होगा, समर में होगा। ठीक, इंडिया में भी यही है। यहाँ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आते रहेंगे क्योंकि इक्वेटर के पास में के सदर्न पार्ट में है ऑस्ट्रेलिया, तो यहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स भी आएंगे। तो जो ऑस्ट्रेलिया का ट्रॉपिकल साइक्लोन है उसका नेम है विली विली। ये आपको याद रखना है। जब साइक्लोन वाला टॉपिक आएगा तब हम इसको डिटेल में बात करेंगे, एग्जैक्टली साइक्लोन है क्या, सदर्न हेमिस्फीयर के साइक्लोन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के साइक्लोन में डिफरेंस क्या है, सारी बातें तब देखेंगे। फिर जो सदर्न कोस्ट है ऑस्ट्रेलिया का, वहां का जो क्लाइमेट है वो कैसा है, मेडिटेरेनियन टाइप का है। जैसे कि अफ्रीका में भी हमने देखा था, अफ्रीका में भी यहाँ ये साउथ अफ्रीका की इस वाली रीजन में जो क्लाइमेट था वो मेडिटेरेनियन था। यानी कि रेनफॉल यहाँ कब होता है, विंटर सीजन में रहेगा, समर यहाँ का ड्राई रहेगा। क्लाइमेट जो तस्मानिया का है वो मैरीटाइम इफेक्ट वाला है। तो ऑब्वियसली क्योंकि जो भी आइलैंड, जहां भी आइलैंड होगा वहां का जो क्लाइमेट होगा, ये तस्मानिया है, तस्मानिया। तो तस्मानिया क्योंकि आइलैंड, ऑस्ट्रेलिया भी वैसे आइलैंड, ये भी काफी बड़ा हो गया, कॉन्टिनेंट की जैसे ऐड करेगा, लेकिन तस्मानिया जो है इसका साइज छोटा है। तो इसमें जो यहाँ का जो क्लाइमेट होगा वो कैसा होगा, मैरीटाइम क्लाइमेट होगा, यानी कि समुद्री जलवायु यहाँ की होगी। इसका मतलब ये हुआ कि रेनफॉल यहाँ पे क्या होगी, पूरे साल रहेगी। फिर ऑस्ट्रेलिया में क्योंकि रेनफॉल बहुत कम होता है, लगभग 35, एवरेज रेनफॉल की बात करें तो केवल 35 सेंटीमीटर, ठीक, पर एनम। तो इतनी कम रेनफॉल होने की वजह से ऑस्ट्रेलिया को क्या बोलते हैं, कंट्री ऑफ थर्स्टी लैंड, कंट्री ऑफ थर्स्टी लैंड। केवल यहाँ का 4% लैंड ही ऐसा है जिसमें कि एग्रीकल्चर, हम खेती की जा सकती है, हम कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ, वैसे तो ये एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, मतलब अगर ऐसे देखा जाए कि मैक्सिमम पॉपुलेशन जिस चीज में इन्वॉल्व रहती है, जिस ऑक्यूपेशन में, तो इस हिसाब से देखा जाए तो जैसे भारत एक कृषि प्रधान देश है, वैसे ऑस्ट्रेलिया भी एक कृषि प्रधान देश है। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है कि वहां का केवल 4% लैंड ही है जो सुटेबल है एग्रीकल्चर के लिए। ठीक, फॉरेस्ट एरिया की बात करें तो हमने देख ही लिया कि यार इतना कम रेनफॉल है तो फॉरेस्ट एरिया बहुत कम होगा, लेकिन जितना भी है वो कहाँ है, ईस्टर्न कोस्टल रीजन में। क्यों है, हमें पता चल गया ऊपर। हमने देखा कि भाई वहां ये हिली एरिया है, ये वाला, इसका हाइट थोड़ा ज्यादा है, तो रेनफॉल यहाँ पे हो जाएगी आराम से। जब रेनफॉल हो जाएगी तो ये वाला जो रीजन है, हम यहाँ की बात कर रहे हैं, मैं दूसरे कलर से दिखा देता हूँ, ये हम यहाँ की बात कर रहे हैं। यहाँ क्या होगा, यहाँ अच्छी खासी मतलब बारिश हो जाएगी। जैसे इंडिया में हिमालय की वजह से जो ह्यूमिड एयर है वो पास नहीं हो पाती चाइना की तरफ, हिमालय रोक लेता है, बारिश हो जाती है। तो ऐसे ही यहाँ पे ये जो ईस्ट कोस्टल रेंज है ये रोक लेता है और यहाँ बारिश हो जाती है। तो इस वजह से यहाँ पे फॉरेस्ट एरिया की अगर बात करें तो जो भी ऑस्ट्रेलिया में फॉरेस्ट एरिया है वो यहीं पे है, क्योंकि यहीं पे बारिश होती है। बाकी का जो इंटीरियर वाला रीजन है वहां, क्योंकि हमने देख लिया कि रेगिस्तान है ना, एरिड क्लाइमेट है वहां का, तो वहां केवल घास फूस थोड़ी बहुत मिलेगी, बाकी वहां फॉरेस्ट नहीं मिलेंगे, थॉर्नी बुशेस मिलेंगी। और जो ट्रॉपिकल कोस्टल फॉरेस्ट है अभी जिसकी हमने बात की यहाँ पे, वहां क्या क्या मिलेंगे स्पेशली, वहां पाम मिल जाएगा, बैम्बू मिल जाएगा, बर्ड्स मिलेगा, देवदार मिलेगा, ये सारी चीज। खास बात है यूकेलिप्टिस। यूकेलिप्टिस यहाँ का एक मेन ट्री है और ये टेम्परेट फॉरेस्ट में मिलता है। हमें पता है कि ऑस्ट्रेलिया का जो ये वाला पार्ट है, ये वाला ट्रॉपिकल इसका क्लाइमेट है और इसका क्लाइमेट कैसा है, टेम्परेट है। तो टेम्परेट जो फॉरेस्ट है वहां
वहाँ ये मेनली मिलता है, यूकेलिप्टिस, है ना। और यहाँ जो ग्रासलैंड है दो टाइप के मिलेंगे, जैसा कि मैंने बताया, ऊपर वाला ट्रॉपिकल है, नीचे वाला टेम्परेट है। तो ऊपर जो ग्रासलैंड मिलेगा दैट इज सवाना, और जो नीचे की तरफ मिलेगा, नाम भी इसका डाउन है ना, डाउन वर्ड, ऑस्ट्रेलिया के डाउन वर्ड में जो जो ग्रासलैंड है वो कौन सा है, डाउन नाम है उसका, ठीक है। तो सवाना डाउन। फिर खास बात है, सवाना ग्रासलैंड में स्पेशल टाइप की वेजिटेशन मिलती है जिसको सॉल्ट बुश बोलते हैं, और एक है मुल्गा बुश, ठीक। तो ये नेम हो गया कुछ वेजिटेशन के जो इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और यूकेलिप्टिस यहाँ पे मिल जाएगा। और डाउन की बात करें तो डाउन को पार्कलैंड ऑफ ऑस्ट्रेलिया बोला जाता है। डाउन वही टेम्परेट जोन वाला जो ग्रासलैंड है। फिर हमने बात की ऑस्ट्रेलिया की, और कैंगरू की बात नहीं करें ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो कैंगरू और उसी की जैसा छोटा सा जानवर होता है, उसी कैटेगरी का है, मार्सुपियल ग्रुप का है, ठीक। मार्सुपियल ग्रुप वो एनिमल्स होते हैं जिनके पास यहाँ पे ऐसे पाउच रहता है, यहाँ एब्डोमेन में पाउच रहेगा। तो उस पाउच में मस्कुलर पाउच रहता है जिसमें कि वो अपने इमेच्योर उनका जो बच्चा होगा, जो अभी मैच्योर नहीं हुआ है, वहां पे उसको वो कैरी कर सकते हैं। तो देखिए, ये तीन डायग्राम से आप, इस डायग्राम से आप तीन जो एनिमल्स हैं इनमें डिफरेंस आप देख सकते हैं। हमने अभी किसकी बात की, हमने कैंगरू की बात की। कैंगरू के जैसे ही उसी ग्रुप के दो एनिमल हैं जिनका साइज थोड़ा कम है, एक तो हो गया वैलेरो और एक हो गया वैलेबॉय। तो वैलेबॉय जो है ये भी यहीं ऑस्ट्रेलिया में ही मिलता है, इसी के नाम हमने यहाँ पे ये देखे ले रखा है, वैलेबी, ठीक। तो ये तीन नाम आपको याद रखने हैं। फिर इसके बाद बात करें, कंगारू तो यहाँ का क्या है, नेशनल एनिमल ही है, इसलिए जब क्रिकेट टीम आती है तो हम क्या बोलते हैं, कंगारू। एक और खास बात है, कोआला। कोआला का एक वीडियो आपने शायद देखा होगा, जब अभी आग लग गई थी ऑस्ट्रेलिया में, तो उस टाइम पे बड़ा एक वायरल वीडियो था। ये है कोआला, ठीक है, बड़ा खूबसूरत जानवर है ये रहा कोआला, ठीक। कोआला के अलावा आगे अभी हम बात करेंगे प्लेटिपस की। ये रहा प्लेटिपस। तो आप प्लेटिपस को देख सकते हैं कि ये पानी में भी रह सकता है, पानी में मतलब तैर सकता है ये, और बाकी तो लैंड में मिलता ही है। तो इसकी चोंच बड़ी स्पेशल सी है जिससे इसको अलग से ही पहचान सकते हैं। एक तो इसकी चोंच हो गई, और अब हमें पता है कि चोंच तो किससे मिलती है, बर्ड से मिलती है चोंच। जो है वो तो बर्ड्स का एक फीचर है, लेकिन ये है क्या, ये मैमल है। ये क्या है, ये मैमल है। तो ये जो, अच्छा एक और खास बात है, ये अंडे देता है, ठीक है ना, इसके एग्स होते हैं। तो अब इसके जो हमने फीचर्स की बात की, एक तो जो इसकी बीक हो गई, और दूसरा एग लेइंग जो इसकी प्रॉपर जो इसका फीचर हो गया, फिर ये फेदर लाइक स्ट्रक्चर हो गए। तो ये जो तीन फीचर मैंने बता दिए ये किसके हैं, ये तो बर्ड्स के फीचर हैं। बाकी मेमोरी ग्लैंड है तो इसको हम मैमल वाली कैटेगरी में रख रहे हैं। तो ये जो एनिमल है इसको हम कह सकते हैं कि इसमें मैमल्स के भी और बर्ड्स दोनों के ही फीचर्स है, दोनों के ही क्या है, फीचर्स है। प्लेटिपस हो गया। इसी तरीके से देखिए, ये लायर बर्ड जो है, ये बड़ी खूबसूरत चिड़िया है, बिल्कुल अपने जैसे अपने यहाँ मोर होता है उसी तरीके से इसके आप पंख देख सकते हैं। ये भी वही है, लायर बर्ड है ना। तो ये देखिए इसके यहाँ इस तरह से पंख है, ठीक है। तो ये यहाँ का एक हो गया। फिर इसके बाद ये बड़ा इंटरेस्टिंग वही है, कोकाबुरा। इसकी खास बात क्या है, ये आप जैसे अपने यहाँ तोता होता है ना, तोता जैसा है कुछ, मतलब जैसे तोता होता है उसको कुछ आप चीजें रटा सकते हैं, उससे रिपीट करवा सकते हैं, वैसे ही कुछ इसका भी है। एक मिनट। हम्म। अब दिख रहा है मोहसिन? ठीक है। तो ये हो गया कोकाबुरा की बात। और ये देखिए डिंगो है, खतरनाक जंगली कुत्ता है। और ये जो है जब शिकार करता है तो पूरे जिस जानवर का शिकार करता है उसके पीछे पड़ जाता है। तो पूरा जो यहाँ के
किसान लोग होते हैं उनकी जो फसल होती है वो पूरा खराब कर देता है डिंगो। तो ये हमने कुछ एनिमल्स देखे, एक एक करके इनके इनको इनको हम आगे नाम इनका देखने वाले थे। ये देखिए प्लेटिपस की हमने बात की, बड़ा यूनिक एनिमल है और ये दौड़ सकता है, टनल बना सकता है ना, मतलब इसको बिल जिसको कह सकते हैं, ठीक है। और स्विमिंग तो हमने करते हुए पिक्चर भी देख ही ली, और बाकी अंडे देता है, ये बात भी है। तो ये इसमें दोनों के फीचर्स हैं, मैमल्स के हैं और बर्ड्स दोनों के ही हैं। एमू की बात हमने जब साउथ अमेरिका की बात की थी तब हमने एमू की बात की थी। एक ऐसी चिड़िया है जो उड़ नहीं सकती है, काफी लंबे इसके पैर होते हैं, फेदर्स नहीं होने की वजह से ये उड़ तो नहीं सकती, लेकिन हाँ इसकी रनिंग बहुत फास्ट है जैसे ऑस्ट्रिच की है। कुकाबूरा की हमने बात कर ली, लाइव बर्ड की बात कर ली। कुकाबूरा के बारे में हमने बताया कि भाई ये हंस सकता है, हाँ चिड़िया है लेकिन हंस सकती है, मिमिक्री भी कर देती है तोता जैसे, है ना, लाफिंग जैक्स भी इसको बोला जाता है। डिंगो के बारे में हमने बात कर ली। डिंगो वाइल्ड डॉग है यहाँ का, और ये डिस्ट्रॉय कर देता है जो किसानों की फसल होती है जब हंटिंग में निकलता है ये। अब यहाँ के कुछ टूरिस्ट प्लेस हम देख लेते हैं। तो भाई एक यहाँ पे मैप है, पहले हम उस मैप को देख लेते हैं। देखिए इस मैप को आप देखें, तो ये जो मैं यहाँ पे आपको लोकेशन बता रहा हूँ इनकी हम अभी बात करने वाले हैं। तो एक तो आप देख लीजिए पहले, यहाँ पे है ककाडू नेशनल पार्क, टूरिस्ट प्लेस में हम इसको अभी इसके ऊपर बात कर रहे थे, ककाडू नेशनल पार्क, ठीक है। फिर एक यहाँ देखिए, ये पिलवारा रीजन है, ये माइनिंग के लिए फेमस है। और ये उलुरु, यहाँ पे एक चट्टान है काफी बड़ी, लाल रंग की है, उसके लिए फेमस है ये। और ये जो है माइनिंग वाले एरिया हो गए, फूलगाड़ी और कालगोडी। और इसके अलावा ब्रोकन हिल यहाँ पे एक एरिया है, इसकी हम बात अभी आगे करने वाले हैं, ब्रोकन हिल, ठीक। और न्यू कैसल की बात हम करने वाले हैं, और गोल्ड कोस्ट की हम बात करने वाले हैं, और वेपा रीजन की बात करने वाले हैं। स्पेलिंग थोड़ा देख लीजिएगा, वेपा में WAIPA अगर कर देंगे तो ये न्यूजीलैंड में ये जगह है। हम भी इसकी बात कर रहे हैं, ये वेपा की बात कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया की WEI है इसमें, ठीक है। तो ये लोकेशंस हो गए जिनकी कि अभी हम बात करने वाले हैं। फिर से एक बार देख लीजिए, ककाडू नेशनल पार्क ये रहा, पिलबारा रीजन ये रहा, ओलुरु जो रॉक है वो ये रही, वेपा रीजन इधर है, गोल्ड कोस्ट इधर है, और इधर न्यू कैसल ये रहा, ब्रोकन हिल्स इधर है, फूलगाड़ी और कालगोडी इधर है, ये रहे, ठीक है। तो अब हम कहा थे, यहाँ देखिए कागाडू नेशनल पार्क हमने बात कर ली। जिस स्टेट में था उस स्टेट का नाम क्या है, नदर्न टेरिटरी ऑफ ऑस्ट्रेलिया। मैप हमने लास्ट क्लास में आपको दिखाया था, सभी स्टेट्स का हमको नेम याद रहना चाहिए। एक बार फिर से देख लीजिए क्योंकि बार बार अभी स्टेट्स के नाम आएंगे। तो देखिए हमने कहा था कि 6 स्टेट्स हैं और 2 टेरिटरी हैं यहाँ। तो देखिए एक तो हो गया वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, एक तो ये स्टेट, सबसे बड़ा स्टेट ये है, और सबसे छोटा यहाँ देखिए विक्टोरिया हो गया, तस्मानिया हो गया, तस्मानिया टेरिटरी है। इसके अलावा न्यू साउथ वेल्स स्टेट हो गया, साउथ ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो नॉर्दर्न टेरिटरी ये स्टेट नहीं है, टेरिटरी में आता है। तो स्टेट की बात करें तो एक ये है, एक क्वींसलैंड है, एक ये हो गया, न्यू साउथ वेल्स हो गया, और विक्टोरिया हो गया, तस्मानिया हो गया। टेरिटरी ये हो गए स्टेट्स, ठीक है। अब टेरिटरी की बात करें तो एक नॉर्दर्न टेरिटरी हो गई, और एक ये ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी ACT। तो ये आपको नेम इस तरीके से याद रहने चाहिए, बहुत सिंपल सा है। आपको 3 तो नाम ऐसे याद रखने हैं, क्वींसलैंड, उसके नीचे न्यू साउथ वेल्स, उसके नीचे विक्टोरिया, और उसके नीचे तस्मानिया। 4 तो ये आप याद कर लीजिए। फिर इसके अलावा नॉर्दर्न टेरिटरी हो गई, साउथ ऑस्ट्रेलिया हो गया, वेस्ट ऑस्ट्रेलिया हो गया, बस। तो ये 4 आप साथ में याद करें। और ये भी कि न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया के बीच में यहीं पास क्या रहेगा, ACT रहेगा, ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी। तो ये 2 टेरिटरी हो गए, एक ये वाला और एक ये वाला, बाकी 6 स्टेट हो गए। तो ये आपके दिमाग में फिट रहना चाहिए।
क्वींसलैंड ऊपर, न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया, तीन ये सीक्वेंस में आने चाहिए। नॉर्दर्न टेरिटरी, साउथ ऑस्ट्रेलिया, ये सीक्वेंस में आने चाहिए। चलिए अब क्योंकि बार बार स्टेट्स का नाम अभी आने वाला है तो हमने इसकी लोकेशन एक बार देख ली। तो हम बात कर रहे थे कि टूरिस्ट प्लेस कौन कौन से थे। एक तो ककाडू नेशनल पार्क हो गया, ये कहाँ का है? नॉर्दर्न टेरिटरी का। अब आप लोकेट कर पा रहे हो कि नॉर्दर्न टेरिटरी यानी कि कहाँ की बात चल रही है। इसके अलावा उलुरु की हमने बात की, आयर रॉक, काफी बड़ी चट्टान है, लाल रंग की है, वो बड़ा मतलब टूरिस्ट प्लेस की तरह है। इसके अलावा हमने क्वींसलैंड में गोल्ड कोस्ट की बात की। ग्रेट बैरियर रीफ हमने बता ही रखा है इधर, ये वाला जो एरिया है ग्रेट बैरियर रीफ। तो ये है फेमस टूरिस्ट प्लेस ऑस्ट्रेलिया के नेचुरल वाले। और इसके बाद फिर हमने बात कर ही ली थी कि एग्रीकल्चरल कंट्री है, एक कृषि प्रधान देश है जैसे इंडिया है, और दो एरिया है जहाँ पे मेनली एग्रीकल्चर की जाती है। एक तो हो गया मुरे डार्लिंग वाला एरिया यानी कि ये वाला एरिया, और दूसरा है ईस्टर्न और सदर्न कोस्टल रीजन यानी कि यहाँ और यहाँ, ये दो जगह हो गई। फिर क्रॉप्स की बात करें तो वीट यहाँ का मेन क्रॉप है, और सबसे ज्यादा पूरे सभी स्टेट्स में न्यू साउथ वेल्स है जिसमें सबसे ज्यादा, और इसके अलावा वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का जो प्रोविंस है वहां पे इन दो स्टेट्स में सबसे ज्यादा वीट का प्रोडक्शन होता है। एक्सपोर्ट का इसके अलावा भी और दूसरी भी फसलें हैं जैसे कि शुगर केन हो गया, टोबैको हो गया, कॉटन हो गया, इनका भी यहाँ पे एक्सपोर्ट किया जाता है। और ये तीनों मेनली कहाँ मिलेंगे? क्वींसलैंड। तो ऑब्वियसली हमने अभी बात कर ली कि ईस्टर्न पार्ट में थोड़ी बहुत बारिश हो रही है तो वहीं पे तो चीजें होंगी। फ्रूट्स भी ऑस्ट्रेलिया में होते हैं। तो कौन कौन से फ्रूट्स होते हैं? तो ट्रॉपिकल रीजन की बात करें, जैसे ये ऑस्ट्रेलिया हो गया तो ऊपर वाला पार्ट ट्रॉपिकल, नीचे वाला टेम्परेट। तो ऊपर वाले पार्ट में कौन कौन से हैं? तो ऊपर वाले में पाइनएप्पल हो गया, बनाना हो गया, पपाया हो गया। पाइनएप्पल, बनाना, पपाया। नीचे वाले में क्या रहेंगे? क्योंकि मेडिटेरेनियन है, मैं जैसे ही बोलूं मेडिटेरेनियन, भूमध्य सागरीय, तो दिमाग में आना चाहिए ग्रेप्स, अंगूर। ठीक है भाई, तो ग्रेप्स वहां मिल जाएंगे। एप्पल मिल जाएगा, जैसे जम्मू कश्मीर में भी ठंड में बारिश होती है, एप्पल वहां मिल रहा है। ठीक है, ऑरेंज हो गया, ऑरेंज मिल जाएगा। तो ये जो खट्टे वाले जो सोर जो फ्रूट्स होंगे वो मेनली मेडिटेरेनियन वाले रीजन में मिल जाएंगे। फिर दुनिया की जो वन थर्ड शीप पॉपुलेशन है वो यही है। तो अब शीप में तो ऐसा है कि अगर शीप है तो उसमें से आप वूल निकाल ही सकते हो। तो वन थर्ड अगर पॉपुलेशन यहाँ है तो वन थर्ड प्रोडक्शन भी यही होता है। और मेनली कहाँ होता है? मुरे डार्लिंग रीजन में, रिवर्स है जहाँ प्रोडक्शन हो रहा है। फिर इसके बाद उसमें भी शीप प्रोडक्शन हो रहा है। तो कौन सी शीप यहाँ पे है? तो मेरिनो, जो वन ऑफ द बेस्ट शीप होती है, वो यहाँ पे मिलती है, वो वैरायटी मिलती है। और क्वींसलैंड और न्यू साउथ वेल्स, ये दो इंपॉर्टेंट रीजन है जहां पे शीप रियरिंग की जाएगी। मुरे डार्लिंग वाले रीजन भी इसी में आते हैं। फिर इसके बाद वो किसान जो कि भेड़ को पालते हैं उनको क्या बोला जाता है? जकारू। ये नाम याद रखना है आपको, जकारू। क्वींसलैंड में क्योंकि अब वहां पे भाई वो एरिया कैसा है, वहां पे अच्छी बारिश हो रही है, तो वहां पे फिर डाउन जो ग्रासलैंड है वहां ग्रासलैंड रहेगा तो जानवर रहेगा तो उससे मीट प्रोडक्शन होगा। और इसके अलावा मिल्क प्रोडक्शन भी यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में काफी होता है। इतना होता है कि एक्सपोर्ट भी कर देते हैं ये लोग। अच्छा, अब बात करें माइंस की, मिनरल्स की बात करें तो भाई गोल्ड मिनरल है यहाँ पे। कहाँ है? वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में, काल गोल्डी, कूलगाड़ी हमने बात कर ली। इसके अलावा विक्टोरिया जो प्रोविंस है वहां भी माइंस हैं। और कोल, आयरन, बॉक्साइट, मैग्नीज, टिन, ये सब मिनरल्स भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं जो यहाँ मिलते हैं। पिलवारा की हमने ऊपर अभी बात की थी, ये रहा पिलवारा, ये रहा। तो ये किसके लिए है? ये आयरन ओर के लिए हो गया। ये वाला रीजन किसके लिए? आयरन ओर के लिए। और ब्रोकन हिल की भी हमने बात की थी, ये देखिए सॉरी, ब्रोकन हिल की बात की थी हमने। तो ब्रोकन हिल किसके लिए है? ये जिंक और लेड के लिए है। वेपर रीजन की हमने बात की थी, वेपर रीजन ये बॉक्साइट के लिए है। तो देखिए ये बॉक्साइट वाला रीजन हो गया, ये जिंक और लेड वाला रीजन हो गया,
और ये वाला आयरन के लिए हो गया। ठीक, तो आप इस तरीके से ट्रायंगल एक याद रखिए, आयरन और बॉक्साइड के लिए एल्यूमिनियम बना देता हूँ और यहाँ पे जिंक बना देता हूँ। ये तो ये इस तरीके से आप याद रखिए कि ऑस्ट्रेलिया के इधर वाले पार्ट में एल्यूमिनियम मिल रहा है, इधर वाले पार्ट में आयरन मिल रहा है, इधर वाले पार्ट में जिंक मिल रहा है। ठीक, एक बन गया दिमाग में पिक्चर। अब रीजन्स के नाम भी याद होने चाहिए। तो जिंक किधर मिल रहा है, ब्रोकन हिल, ब्रोकन 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 हिल। आयरन, एक मिनट वीडियो, तो जिंक वाला कहाँ है, ब्रोकन में है, और एल्यूमिनियम वाला वेपर रीजन हो गया, और आयरन वाला हो गया पिलवारा रीजन। तो तीन नाम, ये तीन तो हो गए मिनरल्स के नाम। अब मिनरल्स के साथ साथ एरिया का भी नाम याद रखना है। तो वेपर रीजन ये हो गया, ब्रोकन हिल ये हो गई, पिलवारा रीजन ये हो गया। तो इस तरीके से ये माइंड मैप आपको बना लेना है भाई, आयरन एल्यूमिनियम जिंक, आयरन एल्यूमिनियम जिंक, और इधर हो गया पिलवारा, वेपा और ब्रोकन हिल। चलिए आगे बात करते हैं। तो आयरन, टिन और मैग्नीज तो इतना होता है कि एक्सपोर्ट भी कर देते हैं। और जो मेनली जो इंडस्ट्रीज हैं, हर तरह की इंडस्ट्री, ये विक्टोरिया और न्यू साउथ वेल्स में ही लोकेटेड है। देखिए ऐसा है कि सारी बातें जितनी भी हम करेंगे, जहाँ की पॉपुलेशन चाहिए, लोग चाहिए, बसावट चाहिए, भाई वो यहीं की बात की जाएगी। सीधी सी बात है, जहाँ रिवर्स होगी वहाँ पॉपुलेशन होगी, जहाँ पॉपुलेशन होगी वहाँ इंडस्ट्री होगी, और ये वाला जो रीजन है मेनली खाली रहेगा। ठीक है, यहाँ बहुत कम बात हम करेंगे। तो वही है, न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया में ही सारी इंडस्ट्री है, वहीं सारी पॉपुलेशन ज़्यादा है। और यहाँ के जो नेटिव पीपल है, इनको क्या बोलते हैं, एबोरिजिनल्स भी बोलते हैं, एब ओरिजिनल्स भी बोलते हैं। ठीक, इंटीरियर रीजन में मेनली मिलते हैं, जहाँ का ड्राई क्लाइमेट रहता है ना, और लो डेंसिटी भी वहाँ पॉपुलेशन की रहती है, वहीं ज़्यादातर ये मिलते हैं। हाई डेंसिटी पॉपुलेशन जैसा मैंने बताया कि ईस्टर्न कोस्टल लो लैंड में होगा, कि वहाँ रेनफॉल ज़्यादा हो रहा है। साउथ ईस्टर्न पार्ट में होगा, वहाँ रिवर्स है। और जो क्लाइमेट है यहाँ का, वो कोल्ड और हेल्दी क्लाइमेट है। मेडिटेरेनियन का जो क्लाइमेट होता है वो कैसा होता है, कोल्ड हेल्दी होता है। तो ऑस्ट्रेलिया के जैसे हमने बात कर ही ली कि यार एग्रीकल्चर स्टेट तो है, 60% जो पॉपुलेशन है, फिर भी वो कहाँ रहती है, शहरों में रहती है। ठीक है, तो लोग रहते हैं शहरों में, और गाँव में जो है उनके फार्म हाउस बने हैं, जहाँ पे वो लोग खेती कर देते हैं। और सारे के सारे जो बिग सिटीज है वो वही है जो कि कैपिटल है प्रोविंस की। तो हमने कल आपको याद करवाया था BSc MAP। अब इसका क्या मतलब है आपको मैंने कल ही बता दिया है, तो बताइएगा इसका क्या मतलब है। फिर आगे बात करें, सिडनी जो है, इसमें सिडनी जो है ये बिगेस्ट सिटी है, और सिडनी का जो पर्ल हार्बर है, ये इन पूरे वर्ल्ड का लार्जेस्ट वूल एक्सपोर्टिंग पोर्ट है। यानी ऊन यहाँ से सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है। कहाँ से, सिडनी के पर्ल हार्बर से। तो ये याद रखना भाई, सिडनी जो है जिस लोकेशन पे है, वहाँ क्या है, वहाँ शीप के बहुत सारे फार्म बने हुए हैं जहाँ पे प्रोडक्शन होता है। अब ट्रांसपोर्ट की बात करें तो मेनली यहाँ रेलवे ही है, रेलवे और रोडवेज दो हैं ट्रांसपोर्ट के मीडियम। ऐसा नहीं कि एयर नहीं है, एयरवेज भी हैं। हम अभी बात कर रहे हैं जो ज़्यादा यूज़ होता है, तो ज़्यादा यूज़ रेलवे। ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे बना है, सिडनी को पर्थ से जोड़ता है, 4000 किलोमीटर की रेंज ये कवर करता है। तो ट्रांस कॉन्टिनेंटल इसीलिए बोल दिया क्योंकि रेंज बहुत ज़्यादा है। तो एक तरह से जितना कि पूरा एक कॉन्टिनेंट कवर हो जाए, इतनी रेंज है इसकी। और जो यहाँ के रोडवेज हैं, इनको कॉमनवेल्थ हाईवे भी कहा जाता है। अब आपने लास्ट ईयर 2019-20 में सुना होगा बुश फायर के बारे में। तो भाई यहाँ की जो आग है, ये लास्ट जो 20 ईयर्स में सबसे ज़्यादा जो खतरनाक आग थी, वो लास्ट ईयर थी जो हमने सुना। तो मेनली जो ये सीज़न होता है बुश फायर का, वो ऑब्वियसली भाई आग तभी लग सकती है जब ड्राई सीजन रहेगा, हॉट सीजन रहेगा। लगती कैसे है, तो भाई हमने जैसा देखा कि सवाना और इनका डाउन जो ग्रास लैंड है, और जो अंदर का एरिड वाला क्लाइमेट जो है, पूरी सूखी पत्तियां मिल वहां रहेंगी। और अचानक से अगर मान लीजिए बिजली बिजली कहीं चमक गई, या मैन मेड रीजन से अगर किसी ने वहां पे सिगरेट या कुछ दूसरी चीज ऐसे डाल दी एक्सीडेंटली, तो इस वजह से
और इसके अलावा फ्रिक्शन से भी ऐसा हो सकता है कि जो वहाँ पे पत्थर वत्थर है उनमें उनमें फ्रिक्शन हो जाए, या जो वहाँ की वेजिटेशन है उनमें ही फ्रिक्शन हो जाए, उस वजह से भी आग लगती है। ये रीजंस हो गए। फिर अब ये आग खत्म कैसे होगी? तो भाई बहुत मुश्किल है। हवा चलती है तो आग और बढ़ जाती है, खत्म होने का नाम नहीं लेती। खत्म तभी होगी जब बारिश हो जाए। ठीक है, तो इंद्रदेव की कृपा से ही कुछ हो सकता है, या फिर ये हो जाए कि भाई एरिया ही खत्म हो गया, अब आग वहां तक पहुंच गई कि जिसके बाद वेजिटेशन है ही नहीं, या तो ये भी हो सकता है। बाकी कंट्रोल पाना बड़ा मुश्किल है इस पे, जैसा कि इस बार अभी हुआ था तो मैं देखा था। तो अब मैन मेड फायर्स भी होते हैं, जैसे कि अमेजन के फॉरेस्ट में जो आग लगी हुई थी वो भी बड़ी मतलब चर्चा में रही। तो उसका रीजन ये था कि भाई वहाँ एग्रो इंडस्ट्री वाले जो माफिया हैं उनको वो लैंड के हिसाब से उसको यूटिलाइज करने के हिसाब से उन्होंने आग लगाया था, तो वो मैन मेड रीजन से था, इसलिए कंट्रोवर्सी भी क्रिएट हुआ। और अब जैसे फायर की बात तो नहीं है, लेकिन अब वही है, एग्रीकल्चर जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट के एक्सप्लॉइटेशन की अगर बात करें तो अभी बक्सवा में चल रहा है, एमपी के, वहां भी यही डायमंड माइंस हैं जिनके यूटिलाइजेशन, जिस डायमंड को वहां से एक्सट्रैक्ट करने के लिए बहुत बड़ा एरिया है जिसको कि साफ करने का प्लान चल रहा है। अब देखते हैं क्या होता है। अब बात करें बुश फायर का, जो ये ऑस्ट्रेलिया के बुश फायर है, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इसका इसका क्या रिलेशन है इससे? देखिए ऐसा है कि बुश फायर वाली जो बात है उसके लिए थोड़ा सा हमें एक मैप देखना होगा और एक फिनोमिनन है, उसको समझना होगा। तो देखिए हम बात कर रहे हैं इंडियन ओशियन की, ठीक है, ये हमारा जो है इंडिया है, यहाँ पे ये रहा इंडिया, श्रीलंका, ये इंडियन ओशियन है। तो अगर ऐसा हो गया कि यहाँ वाला जो एरिया है अफ्रीका का, ईस्टर्न अफ्रीका, ठीक, और ये वाला एरिया कौन सा है? ये हो गया इंडोनेशिया वाला। तो यहाँ जो टेम्परेचर का डिफरेंस है, अगर ऐसा हो गया कि यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा हो गया और यहाँ का टेम्परेचर कम हो गया, इस कम टेम्परेचर होने की वजह से यहाँ हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। जब लो प्रेशर होता है, जैसे इंडिया की अगर बात करें, ये इंडिया है, जैसे जब लो प्रेशर क्रिएट होता है तब तब यहाँ से इस तरीके से ओशन विंड्स आएंगी और मॉइस्चर लेकर के आएंगी और यहाँ पे बारिश कराएगी। ठीक है, तो ये आप अभी, अगर हमने क्लाइमेट टॉपिक नहीं पढ़ रखा है और आप अभी बिल्कुल फर्स्ट टाइम क्लाइमेट जो मैं बता रहा हूँ इसको समझ रहे हो, तो इतनी आप समझ रखते हो कि हाँ, जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है और एक लो प्रेशर वाली कंडीशन बनती है, तब चारों तरफ से हवाएं खिंच के आती हैं, और ये हवाएं अगर कहाँ से आ रही हो, समंदर की तरफ से आ रही हो, तो अपने साथ ह्यूमिडिटी लेकर के आएंगी, और ह्यूमिडिटी लेकर के आएंगी तो बारिश होगी। ठीक है, अगर इसका उल्टा हो गया, मान लीजिए यहाँ टेम्परेचर हाई नहीं हुआ, लो हो गया, अगर लो टेम्परेचर होगा तो फिर यहाँ प्रेशर वैक्यूम जैसी कंडीशन नहीं बनेगी, लो प्रेशर नहीं क्रिएट होगा, लो प्रेशर नहीं क्रिएट होगा तो हवा खींच के नहीं आएगी। जब ऐसा होता है तो ऑस्ट्रेलिया में इस वाले रीजन में टेम्परेचर कम होने की वजह से यहाँ रेनफॉल जितना होना चाहिए नहीं होता है, कम हो जाता है। ये जो कंडीशन है इसको बोलते हैं इंडियन ओशियन डाइपोल का पॉजिटिव फेज। इसको क्या बोलते हैं? इंडियन ओशियन डाइपोल का पॉजिटिव फेज। तो नेगेटिव फेज क्या होगा? ऑब्वियसली इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, वो नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा, अब दो रीजन बताए गए कि भाई, अब जैसे हमने कहा कि भाई अब तक ऐसी आग नहीं लगी थी जैसी आग मतलब 2019-20 में लगी, और इससे बड़ा नुकसान हो गया। तो अब रीजन देखा गया है ना, अब इंसिडेंट तो हो गया, उसके बाद रीजन देखा जाएगा। तो रीजन जब देखे गए तो दो रीजन यहाँ पे समझ में आए। एक रीजन तो ये समझ में आया, वही अभी जो मैंने बताया कि जो ये फेज था ये पॉजिटिव फेज था, किसका? इंडियन ओशियन डाइपोल का। डाइपोल क्यों कह रहे हैं? चेंज होता रहता है क्योंकि, है ना, डाइपोल यानी दो पोल, दो अपोजिट फीचर वाली कोई चीजें हो तो उसको हम डाइपोल बोल देते हैं ना, प्लस माइनस इस तरह से। जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है, मैग्नेटिक डाइपोल होता है, तो उसी तरीके से यहाँ भी ऐसा हो रहा है, हाई प्रेशर लो प्रेशर, है ना, हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर। तो भाई यहाँ पे एक रीजन तो ये हो गया जिसकी वजह से बुश फायर के लिए एक फेवरेबल कंडीशन बन गई। अच्छा, इसके अलावा एक रीजन जो और बताया गया
वो ये बताया गया कि भाई जो स्ट्रेटोस्फेयर है, जो स्ट्रेटोस्फेयर है वहां 10 to 50 किलोमीटर जो अर्थ सरफेस के ऊपर की हम बात कर रहे हैं, तो अंटार्कटिका रीजन में जो टेम्परेचर था वो नॉर्मल टेम्परेचर से 30 to 40 डिग्री सेल्सियस ज्यादा हुआ। ज्यादा होने की वजह से इस वजह से भी जो वेदर कंडीशन थी वो थोड़ा सा एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन गई, और इस वजह से ऑस्ट्रेलिया में ड्राइनेस आ गया। ठीक है, तो दो रीजन यहाँ पे बताए गए एक्सपर्ट्स की तरफ से। अब कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। तो भाई ऐसा है कि अपने को पता है कि ऑस्ट्रेलिया का ऑलमोस्ट 70% जो पार्ट है वो कैसा है, एरिड है या सेमी एरिड है, रेगिस्तान जैसा एकदम। और रेनफॉल हमने देख ही लिया कि 35 सेंटीमीटर से भी कम होती है। तो बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया का कितना फॉरेस्ट एरिया, 55 मिलियन हेक्टेयर। 55 मिलियन हेक्टेयर बहुत बड़ा होता है, ठीक है ना। अब इतना जो एरिया है ये पूरे ऑस्ट्रेलिया के जितने फॉरेस्ट है उसका 40% कवर करता है, मतलब लगभग आधा आधा वाला मामला हो गया। तो 2011 से 2016 यानी कि लगभग 5 साल है ना, तो लगभग 5 साल में आधा फॉरेस्ट जो है ऑस्ट्रेलिया का वो इस तरह की बुश फायर से इफेक्टेड होता है। ठीक है, मतलब वहां इस आग लगती रहती है। लेकिन ये वाला जो था 2020 वाला, ये जो था ये इन 5 सालों में कितना एरिया कवर हो जो इफेक्टेड हो रहा था 55 मिलियन, और ये कितना कवर कर रहा था 10 मिलियन। तो यानी कि बताया गया कि भाई अब तक तो 1900 से लेके अब तक पिछले यानी कि 120 सालों में आज तक इतना ड्राई ईयर नहीं रहा जितना कि 2019 में रहा। ठीक है, तो इस वजह से रेनफॉल भी बहुत ही कम हुई, 40% जितना होती है उससे भी 40% कम हुई, और टेम्परेचर भी जितना रहता है उससे 2 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा उस पर्टिकुलर मंथ का। ठीक है, जितना रहता है उससे 2 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा। तो इस वजह से ये सब रीजन से जिनकी वजह से ये जो रेनफॉल है, सॉरी ये बुश फायर जो था वो हुआ। अब पॉजिटिव इंडियन जो डाइपोल है, इस वजह से ये होता क्या है तो हमने बता दिया आपको मैप के थ्रू। बाकी देख लीजिए डिफरेंस है ये सी सरफेस टेम्परेचर का ईस्टर्न और वेस्टर्न इंडियन ओशियन का। ठीक, तो ये वाली बात जो अभी मैंने आपको बताई ये और अच्छे से समझ में आ जाएगी जब हम मानसून वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो जो इंडियन ओशियन डाइपोल है इसकी वजह से लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, एबनॉर्मल कंडीशन हो जाती है ऑस्ट्रेलिया के लिए, और उस वजह से जो सदर्न हेमिस्फेयर में जितना भी रीजन है वहां पे एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्लाइमेटिक कंडीशंस देखने को मिल जाएंगी।